First of all, my name is Soumyaranjan Dash. I have secured AIR 136 in this year UPSC CSE 2022, and this was my second attempt in the examination. And yeah, uh, as far as my background is concerned, I have done my schooling in Bhubaneswar, Odisha. I am a native of Bhubaneswar, Odisha. I have done my schooling there till 12th. And then after 12th, I gave the IIT JEE entrance examination, and I secured a rank to get into IIT Kanpur. And in IIT Kanpur, I did my degree in electrical engineering, and that was my 4 years degree. My bachelor degree completed in May 2021, and yeah, my first attempt was UPSC CSE 2021. And after May 2021 graduation, I joined Adobe Systems as a software development engineer in July 2021 itself. And first attempt मैंने complete किया उस year, and then I gave the interview. I couldn't make it to the final list though. Thereafter, I gave my second attempt, and I resigned from my job in July 2022, which was almost midway between the prelims and mains gap. And वो मेरा second attempt चल रहा था. And then after July 2022, I gave my mains in the second attempt in September, and thereafter I'm not continuing with any job. So yeah, this was my second attempt. I just saw some questions. So basically, I think this is about my whole background and about my attempts. And to start with, I'll just brief on some of the questions, some of the general questions, which I think should be addressed first. For that, okay, so I'm getting, yeah, please, I think, please hold on for a while with your questions. I'll try to cover some basic questions which I feel is more relevant. तो एक बार वो बेसिक क्वेश्चंस ख़त्म हो जाए, फिर हम इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे चलते हैं. टिल देन लेट मी लाइक फर्स्ट मैं अपना अप्रोच बता देता हूँ. मे बी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हैं वो सब ऑलरेडी कवर हो जाए. तो स्टार्टिंग विथ प्रिलिम्स मैंने अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है वो स्टार्ट किया था इन द एंड ऑफ 2020. एंड वो कोविड टाइम चल रहा था तो गैप था, तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. एंड 2021 मई और जून में प्रिलिम्स का वो डेट था. प्रिलिम्स एग्ज़ाम वाज सपोज टू हैपन इन मई और जून 2021. तो उसके बाद but it actually got postponed because of COVID. So I had initially in my plan, मतलब मेरा जो प्लान था प्रीलिम्स के लिए वो था 2020 एंड से लेकर मई जून 2021 तक. तो उस हिसाब से मैंने तैयारी शुरू करी थी. एंड माई फोकस वॉज ऑन कवरिंग द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन कवरिंग इट, रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, सो दैट इन द एंड मैं जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको अच्छे से थॉरली कवर कर लूँ. एंड आई ट्रूली फेल्ट कि अगर हमारा रिविजन स्ट्रांग है देन वी कैन टेक गुड गेसेस टू. या सो अराउंड 4 to 5 मंथ्स के टाइम में मैंने कोशिश किया था कि कंप्लीट कर लूँ अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं. एंड देन मैंने रिवीजन कंटिन्यू किया था बिफोर प्रीलिम्स डेट, जो कि मई जून 2021 के अराउंड शेड्यूल्ड था. उससे पहले मैंने अराउंड 2 to 3 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट किया था एंड समवेयर अराउंड 30-40 टेस्ट्स लिखे थे. बट देन इस टाइम में मैंने पैरेलली ऑप्शनल की भी तैयारी करी थी, बट ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा. एंड ऑल्सो देर आर सम टॉपिक्स जो एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए थे, तो वो वाले टॉपिक्स भी मेरा छूटा हुआ था. सो देन द प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन टू अक्टूबर 2021. एंड वो जो टाइम था टिल अक्टूबर, उसमें मैंने जो सारे टॉपिक्स छूटे थे, फॉर एग्जांपल फ्रॉम माय ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल सम ऑफ द मेंस टॉपिक,
वो सब मैंने कवर कर दिया था। सो आई थिंक वो थोड़ा एक लक फैक्टर था जो कि मुझे सपोर्ट किया, बिकॉज़ वो पोस्टपोन होने की वजह से मैंने अपना जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर कर लिया। या एंड देन जब नेक्स्ट प्रीलिम्स हुआ लाइक अक्टूबर 2021 में, उससे पहले मैंने समवेयर अराउंड 30 टू 40 टेस्ट और लिखे थे। तो व्हाई एम आई सेइंग दिस इन माय प्रिपरेशन जर्नी टू प्रीलिम्स? बिकॉज़ आई फील कि जो थियरी हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, वो इट होल्ड्स सम रिलेवेंस, बट ऑल दैट मैटर्स इज़ हम कितनी बार रिवाइज़ कर रहे हैं, कितनी बार हम टेस्ट्स लिख रहे हैं। तो यही मेरा सोल जो क्रक्स ऑफ द स्ट्रैटेजी था कि मैं अपने स्टैंडर्ड बुक्स को कितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, एंड देन जो मेरे नोट्स हैं या फिर मेरे जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं बुक्स के, उनको मैं कितनी बार मैक्स टू मैक्स रिवाइज़ कर सकूँ, एंड मल्टीपल जितने भी ज़्यादा टेस्ट लिख सकूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने समवेयर अराउंड 70-80 टेस्ट लिखे थे प्रीलिम्स के। Yeah, prelims strategy, I think this is more or less what I followed. And then let's go to CSAT. CSAT somehow थोड़ा सा for me it was a bit easy, because मेरा ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग वो सी सेट ओरिएंटेड ही है, मतलब मैथमेटिक्स ओरिएंटेड एंड रीजनिंग ओरिएंटेड ही था। मैंने बचपन से बहुत सारे वैसे टेस्ट लिखे हुए थे, तो लेटेंट मेमोरी में मेरे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे जो कि हेल्प करते थे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो मेरे लिए समवट ईजियर था। बट व्हाट आई फील लाइक, मैंने जितने और दोस्तों को देखा है प्रैक्टिस करते हुए, आई कैन फेयरली सजेस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक तो सी सेट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर वी आर नॉट वेरी वेल वर्स्ड इन इट। तो व्हाट वी कैन डू इज़ प्रैक्टिस सी सेट बिट बाई बिट एवरी डे। लाइक हर रोज़ हम लेट्स से 10 से 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं, देन सी सेट वुड बिकम ईजियर। इस दिस वे हम बहुत सारे कवर भी कर लेंगे टॉपिक्स। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एग्ज़ाम टाइम में हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए कि पेपर कैसा दिया हुआ है। लाइक आई हैव सीन कि मैनी पीपल इंक्लूडिंग मी इन माई अर्लियर अटेम्प्ट्स, एक अप्रोच रहता है कि वी विल सॉल्व द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन विल गो टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इस साल का जैसे पेपर आया था, द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, बट हैड वन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, वो थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। तो वी शुड गेज द पेपर ऑन द डे इटसेल्फ, लाइक वो पेपर क्या डिमांड कर रहा है, एंड देन वी शुड स्ट्राइक अ बैलेंस, जैसे हम प्रीलिम्स पेपर में GS1 पेपर में करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड कि सी सेट पेपर को स्ट्रैटेजी वाइज हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ पे भी एक कॉन्क्रीट अप्रोच एंड कॉन्क्रीट एग्ज़ाम प्रेशर हैंडलिंग होनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक प्रीलिम्स GS1 GS2 मोर और लेस मैंने अपना बता दिया है। देन वी कम टू मेंस। मेंस में देयर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ कॉल्ड एसे। एसे फर्स्ट पेपर होता है एंड इट होल्ड्स अराउंड 250 मार्क्स। तो एसे के लिए आई विल से कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 108 मार्क्स थे एंड मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में 129 मार्क्स आए एसे में। तो वन थिंग इज़ व्हाट वाज द डिफरेंस, क्योंकि ये जंप सिग्निफिकेंट था। तो व्हाट डिड आई डू डिफरेंटली, एंड सेकंड मेरा जो बेस क्या रहता था ऐसे अप्रोच करने का। तो लाइक मैंने कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट सा सैम्पल एसेज वो सब फॉलो नहीं किया था, विच इज़ अ गुड अप्रोच। बट मैंने उसके बदले क्या किया था कि आई यूज्ड टू कलेक्ट अ लॉट ऑफ कोट्स अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, कोट्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीकर्स। तो मेरे पास एक कोट्स का गैलरी था, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने जीएस के सब्जेक्ट को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, तो आई कुड लिंक इट टू एनी टॉपिक। अगर वहाँ पे कोई रिलेवेंस होगा तो आई कुड लिंक इट टू द टॉपिक। सो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आई कुड फेच एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स ईजिली व्हेन इट कम टू एसे। तो ये दोनों चीज़ मेरा बेस किया करता था। तो हाउ आई स्टार्टेड माई एसे प्रैक्टिस, मैं टॉपर्स के नोट्स देखता था एंड
जो टॉपर्स के प्रीवियस आंसर्स हैं टेस्ट सीरीज़ में जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उनसे मैंने ये चेक कर लिया था कि हाउ डू दे राइट द एसे, एंड वहाँ से एक रफ़ स्ट्रक्चर एंड रफ़ आइडिया क्रिएट कर लिया मैंने। एंड देयर आफ्टर उससे मैंने अपनी राइटिंग डेवलप करने की कोशिश करी थी। सो इन जनरल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच फ़ॉलो करता था कि फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ अ कोट और एनेक्डोट, मोस्टली एनेक्डोट, जो कि टॉपिक को एकदम ही बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो, एंड वो मेरा इंट्रोडक्शन हो जाता था। एंड देन आई वुड एक्सपैंड द टॉपिक टू मेक मेनी डायमेंशंस, एंड देन हर डायमेंशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स देते जाऊंगा। दिस वे माय पेजेस विल बी फिल्ड, एंड देन एट लास्ट आई विल गिव द कंक्लूजन। तो ये मेरा स्टैंडर्ड अप्रोच रहता था। बट विद दिस अप्रोच आई सिक्योर्ड 108 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। तो व्हाट डिड आई डू डिफरेंट इन माई सेकेंड अटैम्प्ट? मैंने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और इंटरप्रिटेशन इन दोनों में चेंजेस लाए। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई विल से कि एस्से को हम जब अप्रोच करते हैं तो वो 3 फेज़ अप्रोच होता है। एक तो इंटरप्रिटेशन होता है, दूसरा ब्रेनस्टॉर्म होता है, तीसरा हमारा राइटिंग होता है। इंटरप्रिटेशन पार्ट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी इंटरप्रेट द टॉपिक करेक्टली। फॉर दैट हमें हर एक वर्ड जो टॉपिक में है उसके लिटरल मीनिंग एंड इनहेरेंट मीनिंग, इन दोनों को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एंड वाई दिस? बिकॉज आजकल ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ही फिलोसफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इफ़ वी अंडरस्टैंड द लिटरल एंड इनहेरेंट मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन द टॉपिक इंक्लूडिंग द कॉमास इन द टॉपिक, तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि वी विल नो द टॉपिक वेरी वेल। तो वंस वी नो द टॉपिक वेरी वेल तो वी कैन एनालाइज कि हम लोग उस टॉपिक को कैसे अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल दिस ईयर वी हैड द टॉपिक, दिस ईयर के जो टॉपिक्स थे उसमें सेक्शन ए में मैंने अटेम्प्ट किया था अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। ये सेक्शन ए में था। एंड सेक्शन बी में टॉपिक था द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। ये टॉपिक्स जब मैं पढ़ रहा था तो आई कुड ईजिली सेंस द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ इट। बट अगर हम समझ नहीं भी पा रहे हैं तब वी कैन ऑल्सो यूज़ द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द टॉपिक, जो कि हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि वो टॉपिक एग्जैक्टली हमसे चाहता क्या है। एंड जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं दैट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउ वी चूज़ टॉपिक फॉर द एसे। तो आई थिंक कि हर एक जो टॉपिक्स हैं, जो 8 टॉपिक्स हमें मिलते हैं ऐसे में, उन हर एक टॉपिक में हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है कि व्हाट द टॉपिक रियली मीन्स। एंड देन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस वी कैन रिकॉल और वी कैन मेक आउट फ्रॉम द गिवन टॉपिक। तो दिस वे हम एक सूटेबल टॉपिक को चूज़ कर सकते हैं अपने ऐसे के लिए। एंड वंस दिस इंटरप्रिटेशन इज डन देयर कम्स द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट में इट्स वेरी एसेंशियल कि हम सारे टॉपिक को जितने डिफरेंट डायमेंशंस में खोल सकते हैं खोल लें। एंड देन वी हैव मल्टीपल डायमेंशंस, एंड मल्टीपल डायमेंशंस के हमें प्रॉपर जो इंटरप्रिटेशन है उसके साथ फ्लो में आगे बढ़ना है। देन देयर कम्स द एग्जाम्पल्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के पार्ट में ही। तो एग्जाम्पल आई फील शुड बी सच दैट हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट टॉपिक को जस्टिफाई करे। लाइक अगर टॉपिक में कॉमा करके 2 पार्ट्स दिए, फॉर एग्जांपल अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। तो इस टॉपिक में 2 पार्ट्स है ना, एक है एक अ शिप इज़ हार्बर इन सेफ, एंड दूसरा पार्ट है दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो दोनों ही सब पार्ट्स को जस्टिफाई करना चाहिए। तो ऐसे अगर हम हर एक एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। दिस वे हमारा डायमेंशंस एंड एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। बट सेइंग सो it's not all. Brainstorming mein, I think another crucial part is to delineate number of pages for each of the dimension which we explore. For example, अगर हम कोई एक डायमेंशन को चूज़ करते हैं तो वी शुड डिलीनिएट के कितने पेजेस लगेंगे उसमें। फॉर एग्जांपल इन माय अटेम्प्ट्स आई यूज्ड टू डिलीनिएट लाइक मेरा जो इंट्रोडक्शन होता था वो समवेयर अराउंड 1 और 1.5 पेजेस होता था। जो कंक्लूजन होता था वो अराउंड 1 पेज का होता था। एंड जो बीच के 8.5 पेजेस रह गए, टोटल 11 पेजेस में से जो 8.5 पेजेस रह गए उसमें मैं अपने डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करता रहता था। हर एक डायमेंशन में आई वुड ट्राई कि
मैक्स 3-4 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स ना हो, एंड एग्जाम्पल्स बहुत ही वर्बोज ना हो, बहुत क्लीन क्रिस्प वे में लिखा हो, ताकि इट शुड अट्रैक्ट द रीडर। या सो ये ऑलमोस्ट मेरा एसे का अप्रोच था। एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एक तो इंटरप्रिटेशन में गलती करी थी टॉपिक के, हाउ कि जो 2 सब पार्ट्स थे उसमें से पहले सब पार्ट को मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दे दिया था, एंड दूसरे सब पार्ट को बहुत कम एम्फेसिस दे दिया था, जिसमें मेरा ऐसे बहुत स्क्यू हो गया था, एंड वो फ्लो भी मेंटेन नहीं हो रहा था। एंड ऑल्सो मैंने पेजेस डिलीनिएट नहीं किए थे, जिसकी वजह से ही ये स्क्यूनेस आया था मेरे अप्रोच में। एंड वन लास्ट पॉइंट इन दिस, आई थिंक फ्लो के बारे में आई थिंक मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ फ्लो, जब सब लोग कहते हैं फ्लो। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दिस कि जो एसे में फ्लो डिमांड करते हैं, दैट इज़ लाइक जब हम एक मूवी देखते हैं तो हर एक सीक्वेंस का प्रीसीडिंग सीक्वेंस, सक्सीडिंग सीक्वेंस एक दूसरे को जस्टिफाई करता रहता है। आई थिंक वो वाला फ्लो चाहिए टॉपिक में हम जब ऐसे लिखते हैं। लाइक जब अगर हम कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो दैट शुड जस्टिफाई कि वो पॉइंट वहाँ पे क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो अगर एक बट करके वर्ड जोड़ दिया गया तो वी कैन राइट कि दिस एंड दिस हैपेंड बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो ये वाला जो है वो फ्लो मेंटेन करता है, एंड नॉट नेसेसरली कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने की ज़रूरत ही है। समटाइम्स द फ्लो इज़ जस्ट मेंटेन्ड बिकॉज वो नेचुरली शो कर रहा है कि जो आगे हम पॉइंट्स लिख रहे हैं दैट इज़ जस्टिफाइड बाय द प्रीवियस पॉइंट व्हाट वी हैव रिटन। तो आई थिंक ये मेरा रफली ऐसे का अप्रोच था, and what all I did different. Yeah, so next GS 1 2 3 4। GS 1 2 3 4 के लिए मैंने एक ब्लॉग फॉलो किया था अवध सिंघल सर का। वो शायद 2019 बैच यूपीएससी 2019 के रैंकर है, एंड उनका ब्लॉग फॉलो किया था, एंड उनके ब्लॉग से मैंने स्टडी अप्रोच एंड जो कुछ रिसोर्सेस हैं वो पिक करने की कोशिश करी थी। फॉर दैट आई वुड से कि जो GS 1 GS 2 GS 3 है उनमें बेसिक टॉपिक्स जो है उसको मैं पिक करता था, मतलब बेसिक जो मैंने पढ़ाई करी है फाउंडेशन में उसको पिक करता था। उसमें जो रिविजन वाला पार्ट है उसको मैं रिपीटेडली रिविजन मानता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक रिविजन क्लास कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने राउज़ में एक रिविजन क्लास अटेंड किया था 1 महीने में। उसमें सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ कराते हैं, व्हिच हेल्प्ड मी गेन लाइक एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में मैंने अपना रिविजन कंप्लीट किया, व्हिच वाज होलिस्टिक एंड रिच इन कंटेंट। तो दैट वाज हेल्पफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज़। तो अगेन ये आई थिंक पूरे जो प्रोसेस है प्रीलिम्स और मेंस का, उसमें एक चीज़ कांस्टेंट है कि रिवीजन करते रहना है एंड टेस्ट देते रहना है। ये दोनों चीज़ मल्टीपल टाइम्स चलते रहेंगे। GS 4 के लिए आई वुड से कि जो स्टैंडर्ड अप्रोच रहते हैं बाकी टॉपर्स कहते हैं वैसे ही मेरा भी अप्रोच था। लाइक सिलेबस के सारे जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उसको मैंने पिक किया एंड सारे को मीनिंग समझना एंड उनके एग्जाम्पल्स, उन पे कोट्स, ये वाला प्रैक्टिस मैंने फॉलो किया। एंड देन व्हेन इट केम टू एग्ज़ाम इट वाज ऑल अबाउट राइटिंग विद द स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिख रहा हूँ मैं। या बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू आई वुड से अबाउट द बुक लिस्ट। आई थिंक बुक लिस्ट स्टैंडर्ड कोई भी जो नेट पे अवेलेबल है वो गुड इनफ है। मेरे केस में आई वुड से कि हिस्ट्री में वही स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का, एंड एंशियंट एंड मिडिवल के लिए तमिलनाडु NCERT, एंड पॉलिटी के लिए मैंने फॉलो किया था लक्ष्मीकांत। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए शंकर गणेश, एंड शंकर गणेश के बुक आते हैं, एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट एंड न्यूज़पेपर। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सर के नोट्स, एंड देन NCERT 11th and 12th फॉर माई जोग्राफी।
या एथिक्स के लिए मैंने अवध सिंघल सर के नोट्स फॉलो किए थे उनके ब्लॉग से, एंड ऑल्सो द रिविजन क्लासेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर मेरा मैं रोज़ पढ़ता था न्यूज़पेपर, एंड न्यूज़पेपर में हिंदू न्यूज़पेपर मैं फॉलो करता था, एंड ऑल्सो एक जो डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है वो, ये दोनों मैं रिलीजियसली फॉलो करता था डेली। अब न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि व्हाट आई फील कि कैसे न्यूज़पेपर को अप्रोच करना चाहिए। मैनी टाइम्स आई सी कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है न्यूज़पेपर को ऑन टाइम कंप्लीट करने का। ऑन टाइम मतलब क्या है कि इट शुड बी कंप्लीटेड इन समवेयर अराउंड 1 और 1.5 आवर्स। तो यही मेरा टारगेट रहता था, बट जब मैं इनिशियली स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर, इट वाज टेकिंग मी अराउंड 3 to 4 आवर्स टू कंप्लीट द न्यूज़पेपर। एंड सम जो रीज़न है इस चीज़ का, वो ये है कि आई वाज़ न्यू टू द टॉपिक एंड एवरी टॉपिक फेल्ट न्यू टू मी, सो मैं सबको ही पढ़ता रहता था, तो दैट वाज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। बट a majority of the effort that went into reducing the time was कि मैं किस टॉपिक्स को पढूँ एंड किस टॉपिक्स को इग्नोर करूँ। So I thought of a basic approach which I followed throughout my journey while reading newspaper कि I'll start with the एडिटोरियल एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज। ये दोनों पेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस रहते थे, एंड अक्सर इसमें अच्छे जो क्वालिटी कंटेंट भी आते थे। एंड देन केम द ओपिनियन पेज एंड आर्काइव्स पेज। इन दोनों में हाफ ऑफ द टाइम अच्छे आर्टिकल्स आते थे, हाफ ऑफ द टाइम्स इररिलेवेंट आर्टिकल्स आते थे। तो इररिलेवेंट आर्टिकल्स को इग्नोर करता था एंड अच्छे आर्टिकल्स को पिक करके पढ़ता था। वंस these 4 पेजेस आर completed, मेरा अराउंड 55 मिनट्स कंप्लीट हो जाता था पढ़ाई का न्यूज़पेपर के। सो इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर व्हाट आई विल डू इज़ आई विल स्टार्ट विथ हेडलाइन पेज जो फर्स्ट पेज होता है, एंड देन न्यूज़ पेज। लाइक आर्काइव वाले पेज के बाद के जो न्यूज़ पेजेस आते हैं वो होता है न्यूज़ के पेजेस, एंड वर्ल्ड अफेयर्स के पेजेस। तो ये तीनों को मैं लाइक रन थ्रू करता था बाय रीडिंग द हेडलाइंस, एंड अगर कोई टॉपिक हेडलाइन पढ़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके कंटेंट भी पढ़ लेता था। एंड देन देयर आफ्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स ख़त्म हो जाते थे। एंड देन जो बीच के पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल द हेडलाइन पेज के बाद के पेजेस एंड एडिटोरियल से पहले वाले पेजेस, उन पेजेस को आई वुड ट्राई टू इग्नोर एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ होते थे एंड वो ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होल्ड करता है। तो ये अप्रोच मैं फॉलो करता था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, एंड दिस हेल्प मी टू रिड्यूस द टाइम आई टुक फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम अराउंड 3 to 4 आवर्स टू अराउंड 1 to 1.5 आवर्स। एंड देन द डेली एनालिसिस होता था, वो मैं थोड़ा फास्ट स्पीड पे देख लेता था, एंड इट वुड कंप्लीट एट मैक्स विद इन 30 मिनट्स। तो अराउंड 2 आवर्स एट मैक्स मेरा डेली टाइम रहता था फॉर न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स, एंड ये चीज़ मैं रिलीजियसली करता था। बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या मैं इसका नोट्स बनाता था या नहीं। न्यूज़पेपर एंड ये जो न्यूज़ एनालिसिस है, ये देखते वक्त अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ अनऑर्थोडॉक्स सा पॉइंट या फिर एकदम ही कैची सा फ्रेज़ कुछ ऐसा मिल जाता है, तो उस केस में मैं उसको पिक करता था एंड एक वन लाइनर लिख देता था एक सेपरेट डिजिटल नोट पे। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास अराउंड 10-15 पेज का एक हैंडबुक काइंड ऑफ बन जाता था, जिसमें ऐसे अनऑर्थोडॉक्स एंड कैची पॉइंट्स अवेलेबल थे। दिस हेल्प्ड मी इन माय प्रीलिम्स, दिस आल्सो हेल्प्ड मी एज अ वैल्यू एडिशन पॉइंट इन माय मेंस। या आई थिंक ये मेजर जो प्रिपरेशन वाले अप्रोच में मेजर चीज़ें ये मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू पार्ट, आई विल ऐड वन मोर थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस। So whenever we start the previous year questions or syllabus anything, whenever we start the preparation, जो सबसे ज़्यादा frequently हमें सुना जाता है कि we should completely understand the syllabus
and also completely understand the PYQ. If not completely understand, somewhat PYQ का idea होना चाहिए and syllabus तो अच्छे से समझना चाहिए. But I have seen कि ये एक doubt raise होता है कि syllabus अच्छे से समझने का मतलब क्या है? There is a list of topics. So what it means is जो मेंस का सिलेबस है उसमें बहुत सारे निटिग्रिटीज़ होते हैं. लाइक सम टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, सम टॉपिक्स आर इररिलेवेंट. ये सब सिलेबस पढ़ के ही पता चल जाता है. ऑल्सो सिलेबस में कुछ कुछ डायरेक्ट वर्ड्स सब्जेक्ट के अवेलेबल होते हैं, तो उन वर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनना इज़ मोर प्रोबेबल. तो उन जो कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस में अवेलेबल हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत रहती है. आफ्टर दैट जो सिलेबस है वो हमारा बाउंड्री डिसाइड करता है कि हमें कितना पढ़ना है. तो दैट्स वाई आई थिंक सिलेबस को अच्छे से समझने की ज़रूरत है. एंड बाय टेलिंग समझना इट मीन्स कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे. तो एज ए प्रैक्टिस वन कैन डू इज़ दिस कि आप स्टार्ट जब कर रहे हो तो एक बार सिलेबस पढ़ लो, अच्छे से समझ लो सिलेबस क्या है, क्या क्या कॉन्टूर्स एस्टेब्लिश कर रहा है. ऑल्दो वो ज़्यादा फील या फिर ज़्यादा आइडिया क्रिएट नहीं करेगा, बट इट्स ओके. उसके बाद आप धीरे धीरे अपने थियरी पढ़ना चालू करो. एंड देन जब जब थियरी पढ़ते हैं तो मान लीजिए एक चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं तो उसके फिर PYQs लगा लीजिए. इससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो सिलेबस में लिखा था व्हाट डिड दैट मीन. बिकॉज जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो एंड देन उसके PYQ लगाते हो देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट टॉपिक. एंड वही चीज़ तो यूपीएससी ने सिलेबस में लिख के दिया था. तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. एंड ये अंडरस्टैंडिंग फिर कहाँ यूज़ होती है? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हाउ डू यू डिसाइड कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इररिलेवेंट है? ये आपको PYQ एंड सिलेबस पढ़ के पता चलता है. एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने ये प्रोसेस ठीक रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा एंड आपको एग्जैक्टली रियलाइज़ होगा कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है, ये खुद से आपको पता चलना लग जाएगा. सॉरी. या एंड PYQs की एक और जो रिलेवेंस होता है वो ये है कि मेनी ए टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट होते हैं PYQs के. सो वन कैन से कि वंस PYQ आप फॉलो कर रहे हो तो somewhat there is a chance कि आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे एंड यू मे नो इट ऑलरेडी. या आई थिंक जस्ट अ मिनट. या सो एक और क्वेश्चन ये आता है कि शुड वी गो फॉर कोचिंग्स और नॉट. तो कोचिंग्स, just a minute, I think there is some problem at my side. या आई थिंक कोचिंग्स के रिलेवेंस तब बढ़ता है जब हमें चीज़ों को कैसे अप्रोच करना है इसका आइडिया ना हो. लाइक व्हेन वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द अप्रोच, तब हमें कोचिंग्स लेने की ज़रूरत है. एंड वन कैन ऑप्ट टू लीव द कोचिंग इफ़ वन फील्स कि हमें अप्रोच पता है एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि हम कैसे क्या पढ़ाई करें. एंड सेम थिंग आई फील गोज़ फॉर having a plan B or not. Like many a times I face this question कि आपको plan B रखना चाहिए या नहीं. मेरे केस में personally I had a plan B in my first attempt and I held on to the plan B till the mid of my prelims to mains journey. Like वो जो बीच में prelims और mains के बीच में जो 3 महीने का gap होता है उसमें around 1.5 months मैं still job में था in my last working days. तो आई हैड दैट प्लान बी. बट हाँ, इवेंचुअली जब मैंने जॉब छोड़ा देन आई थॉट ऑफ लेटिंग गो ऑफ द प्लान बी. इट वॉज बिकॉज आई गेन द कॉन्फिडेंस कि अब मैं
एक रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ कि आई कैन डू समथिंग with my full potential and I can give my best if I attempt wholeheartedly. तो ये वाली कॉन्फिडेंस जब तक अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा अपने एफर्ट्स एंड टाइम मैनेजमेंट पे काम करें रादर देन कंप्लीटली गिविंग अप अ प्लान बी। तो इट इज़ अ कंप्लीटली पर्सनल चॉइस कि आप प्लान बी रखते हो या नहीं रखते हो, बट अगर आप रखते हो देन बी श्योर कि आपका टाइम कम हो जाएगा, देन योर डिसिप्लिन, योर एफिशिएंसी एंड योर टाइम मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट। Yeah, and I think questions related to NCERT I have uh, said, like मैंने जो बुक्स फॉलो किए थे उसमें सिर्फ ज्योग्राफी का NCERT पढ़ा था 11th-12th का, एंड बाकी किसी का NCERT नहीं पढ़ा था। सो आई डोंट फील कि NCERT बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बट हाँ, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में थोड़ा सा भी डिफिकल्टी हो रहा है देन वन शुड क्विकली ऑप्ट फॉर NCERT। वो जल्दी भी ख़त्म हो जाएंगे एंड दे हैव वेरी लूसिड एंड ईजी वे ऑफ प्रेजेंटिंग द टॉपिक, तो उससे आपको सब्जेक्ट में डेप्थ मिल जाएगा एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देन कम्स हाउ डिड आई प्रिपेयर माई नोट्स। मैं मोस्टली बुक्स में से ही अंडरलाइन कर लेता था, लाइक आई आई यूज़ टू टेक अ बुक एंड मैं उसमें पेंसिल से अंडरलाइन कर देता था, एंड जब जब मैं रिवाइज़ करता था तो मैं जो पार्ट्स मुझे लगता था कि इररिलेवेंट है एंड थोड़ा गलत से उसको अंडरलाइन किया हुआ था तो उसको मिटा देता था। सो दिस वे आई कुड मैनेज कि बुक्स में ही मैं बुक्स में ही कम्प्लीटली अपना नोट्स कंपाइल कर लूँ। तो इससे क्या होता था, मेरा जो प्रिपरेशन का टाइम है, जो पढ़ाई का टाइम है, वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता था। आई हैड दिस टाइम क्रंच एंड वहाँ पे मुझे ये हेल्प करता था जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करने के लिए। बट सेइंग सो आई ऑनेस्टली फील कि जो आपके नोट्स होते हैं, रिटन नोट्स, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको रिवीजन के टाइम में, बिकॉज इट इज़ साइकोलॉजिकली वेरी कंफर्टिंग टू हैव लेट्स से 20 to 30 पेजेस फॉर ऑफ नोट्स rather than having a 200 पेज बुक। तो वो साइकोलॉजिकली मतलब आपको, अगर आप एक बुक देख रहे हो, भले ही उसके अंदर आपने बस कुछ कुछ पॉइंट्स ही अंडरलाइन किया हो, अगर वो पूरा बुक देख रहे हो तो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा डॉन्टिंग लगता है। बट वहीं अगर उस बुक का आपने 10-20 पेज का नोट्स बना रखा है तो इट लुक्स कंफर्टिंग कि हाँ, ये 10-20 पेजेस का नोट है, मैं 2-3 घंटे में कंप्लीट कर लूँगा। तो दैट्स वेयर नोट्स हेल्प। मेरे शायद हिस्ट्री में ही बस हैंड रिटन नोट्स थे, बाकी सब में मैंने बुक्स में ही अंडरलाइन किया हुआ था। या सो दैट्स अबाउट माई नोट मेकिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बुक्स में अंडरलाइन कर रहे हो फॉर सम रीज़न, अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने में एंड आप जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश में हो, तो मेक श्योर दैट यू आर मेंटली एंड साइकोलॉजिकली फिट इनफ कि आपको ये डराए नहीं कि जब आप रिविज़न करने निकलो तो आपके पास एक पूरा बुक पड़ा हुआ है रिवाइज़ करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ना डराए, इसको आप इंश्योर कर लो। Yeah, that was about my note making. Then in mains I will add about my optional में I had electrical engineering as my optional. मेरा डिग्री सब्जेक्ट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था। Why I chose my optional as electrical engineering? Because मेरे को ये कंसिडरेशन था कि मैंने अपने 4 साल की जो इंजीनियरिंग है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है, एंड वो विथ ऑल एफर्ट्स एंड ऑनेस्टी डिसिप्लिन के साथ मैंने पढ़ाई करी है। सो इट विल बी एन एडेड बेनिफिट फॉर मी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल अप्रोचेस, उसमें सर्टेनिटी भी दिखता था एंड वो इंटरेस्ट भी देता था। तो आई कुड फील कि अगर मैं जीएस पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जाऊँ तो आई कैन एनी टाइम गो टू मैथमेटिक्स टाइप सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड देन वो कर लूँगा कुछ क्वेश्चंस, तो आई विल बी रिलैक्स्ड। तो एक तो इंटरेस्ट था, दूसरा ये था कि मेरा 4 साल का प्रॉपर एजुकेशन गया है उसमें। थर्ड पॉइंट वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैन बी स्कोरिंग इफ़ वन डज द सब्जेक्ट प्रॉपरली। अगर आप
या तो आप अच्छा कर रहे हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, या फिर आप ख़राब कर रहे हो तो फिर आपके बहुत ही ख़राब नंबर आ सकते हैं। सो वो काइंड ऑफ एक मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर टाइप्स कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो वो चीज़ मुझे फ़ेवरेबल लगा था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया था। एंड द फोर्थ रीज़न वाज़ कि मुझे मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो वो मतलब वो अपने-अपने डोमेन में, वो अपने-अपने फ़ील्ड्स ऑफ एक्सपर्टीज़ में सब ऑप्शनल पेपर लिख रहे होंगे। सो अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करता हूँ जो कि मेरे फ़ील्ड से नहीं है, तो आई वुड बी कॉम्पीटिंग विद देम, जो कि ऑलरेडी उनका एक्सपर्टीज़ है। तो आई थॉट कि व्हाई शुडंट आई वर्क ऑन माई माई एरिया ऑफ स्टडी एंड उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। एंड लास्ट रीज़न वाज़ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस था, उसका आधा टॉपिक कॉलेज में ही कंप्लीट हो रखा था। तो आई थॉट कि मुझे बस आधे टॉपिक्स ही और पढ़ने हैं एंड बाकी क्वेश्चंस रिवाइज़ करने हैं। सो व्हिच शुड बी एन ईज़ी टास्क फॉर मी। बट आई वाज़ मिसप्लेस्ड इन दिस। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मेरे ऑप्शनल में पेपर 1 वाज़ गुड, पेपर 2 में बहुत कम नंबर आए थे, जिसकी वजह से मेरा फाइनल स्कोर कम हो गया था। मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने अपने पेपर 2 के स्कोर्स को इम्प्रूव किया था, जिसकी वजह से मेरा रैंक 136 आया। या एंड वन मोर थिंग कि ये जो पढ़ाई का पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत डायनामिक होता है। सो आई वुडंट सजेस्ट कि ऐसा कोई टाइम होना चाहिए किसी के पास कि मुझे दिन में 7-8 घंटे पढ़ना है या फिर 8-10 घंटे पढ़ना है, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट हाँ, ऑन एन एवरेज व्हाट आई फील इज़ दिन में अगर आप 7-8 घंटे निकाल पा रहे हो, मतलब ऑनेस्ट टाइम, देन यू कैन वेरी वेल कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम एंड डू योर रिविजन्स एंड टेस्ट ईजिली। बट दैट डजंट मीन कि उससे कम टाइम है तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई वाज इन जॉब आई कुड गेट अराउंड 5 to max 6 आवर्स ऑफ टाइम। देन उसमें मेरी एफिशिएंसी की वजह से जो इफेक्टिव टाइम है वो और कम हो जाता था। तो देवर लेस टाइम, बट आई हैड टू मैनेज माई टाइम, आई हैड टू मैनेज माई स्टडीज सो दैट उसी टाइम में भी मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट कर सकूँ। या दैट्स अबाउट माई स्टडी शेड्यूल। एंड वन मोर थिंग, लाइक हम जब पढ़ते हैं तो वी शुड हैव गोल्स, नॉट अबाउट टाइम बट रैदर अबाउट द सिलेबस। लाइक मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर कितना कुछ कंप्लीट कर लूँगा, एक दिन के अंदर कितना कंप्लीट कर लूँगा, एक वीक के अंदर कितना कंप्लीट कर लूँगा, एंड बाय द टाइम मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ तो मेरा क्या कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, कितनी बार रिवाइज़ कर चुका होगा। ऐसा एक रफ़ टारगेट होना चाहिए जिसको फुलफ़िल करने के लिए हमें लाइक कंटिन्यूअस एफ़र्ट्स मारने हैं। या एंड अबाउट सोशल मीडिया, आई थिंक दैट यूपीएससी का जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो वो आपके पर्सनैलिटी को जज करता है। एंड व्हाट आई फील इज़ अगर आप सोशल होना ही बंद कर दोगे तो इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी इन अ नेगेटिव सेंस। लाइक आप लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं जान पाते हो, आप लोगों को अपने पॉइंट्स रखना नहीं समझ पाते हो। तो व्हाट आई फील इज़ one shouldn't be cut off completely from the social aspect at least। if अगर किसी को लगता है कि हाँ मुझे सोशल मीडिया से डिवॉइड रहना है, it should be because one is unable to control the addiction to get into the social media pages again and again। तो एज फar एज हम कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने जो एडिक्शन है, तो वी कैन ट्राई टू बी सोशल। एंड व्हाट आई फील इज़ सोशल मीडिया के कंटेंट कंजम्पशन में देयर शुड बी रिडक्शन। आई मीन लिमिटेशन वहाँ पे होना चाहिए कि हम कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया के। फॉर एग्जांपल, मेरा जो प्रिपरेशन जर्नी था उसमें एट फर्स्ट आई वाज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी सोशल मीडिया फॉर द इनिशियल 4-5 months 6 months। बट देन आई रियलाइज्ड कि आई नीड टू टॉक टू माई फ्रेंड्स एट टाइम्स, बी इन टच विद देम। तो मैं फिर लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों के लाइव अपडेट्स जानते रहने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था, एंड अपने भी माइंड को अ सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देने के लिए। बट आई यूज्ड टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंटेंट जो कि मुझे बार बार
हुक करके रखे सोशल मीडिया पे और इवन माय फ़ोन। तो आई थिंक ये क्लैरिटी डेवलप करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट दैट बैड, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं दैट मैटर्स। एंड हाँ, मैंने पूरी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी घर से ही करा था। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम 2020 एंड एंड मैं दिल्ली गया था फ्रॉम जून 2022, या जून 2022 को दिल्ली गया था। एंड वो 3-4 मंथ्स के ड्यूरेशन में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में दिल्ली में था। एंड आफ्टर गिविंग माई मेंस आई अगेन came back to my hometown. And in all this while मैं कभी भी ऑफलाइन कोचिंग गया नहीं था, बट दैट डजंट मीन कि आई एम सेइंग अगेंस्ट ऑफलाइन कोचिंग। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग बोथ हैज़ इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा है कि आपको टीचर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन करने का मौका मिल जाता है, विच गिव्स अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड ऑनलाइन जो है वो थोड़ा सा सेल्फ सर्विस टाइप होता है कि आप खुद को कितना कंट्रोल करके पढ़ाई कर रहे हो, खुद कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हो। सो देयर इज़ नो काइंड ऑफ फिजिकल ओवरसाइट। तो वन शुड जज केयरफुली कि हमारे खुद की सिचुएशन के लिए क्या चीज़ ज़्यादा सूटेबल है, क्या चीज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, एंड उसी हिसाब से चूज़ करना चाहिए कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेना है या नहीं, इफ़ एंड ओनली इफ़ हम कोचिंग लेते हैं। Yeah, now coming to the interview. Interview में I think my first attempt, I had 187 marks in my first attempt. In my second attempt, I had 168 marks. And both the while मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो काफ़ी कॉर्डियल था, काफ़ी अच्छा था। एंड इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन एंड रादर देन अ क्वेश्चन आंसरिंग सेशन। And like if I start with my interview experience, काफ़ी लोगों को पता होगा बट स्टिल आई ऐड कि देर इज़ 5 member board and there is a chairperson whom like जिनके बारे में थोड़ा सा आइडिया होता है पहले से, जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वही में। एंड उनमें से कौन आपके चेयरमैन होंगे आपको एंड टाइम तक नहीं पता चलेगा, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट योर चेयरपर्सन ओनली बिफोर यू एंटर द रूम। तो प्रीवियस आइडिया कुछ नहीं होता, एंड चेयरपर्सन के अलावा जो 4 मेंबर्स होते हैं उन चारों के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। सो आई थिंक इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज कि आप ये चेक करो कि आपके चेयरपर्सन कौन है, आप लाइक उनके स्पेसिफिक आप पढ़ाई करो। द थिंग इज यू शुड बी prepared for a discussion by anyone. For this, how do we prepare? इंटरव्यू में आपका जो प्राइमरी जो फोकस एरिया होता है वो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला, एक तो आपका डैफ, आपको अच्छे से थॉरो रहना है डैफ, बिकॉज़ दैट इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। एंड अब जब डैफ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है देन यू शुड नो इट वेल, बिकॉज़ एंड वो एक्सपेक्टेड भी रहता है कि अगर हम डैफ से रिलेटेड पूछ रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू यू, यू शुड बी एबल टू आंसर इट। एंड देन कम्स योर सब्जेक्ट, बी इट योर ऑप्शनल सब्जेक्ट और बी इट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें आइडिया होने की ज़रूरत है। बट अगेन अगर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आ रहा है देन दे ऑल्सो नो कि हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता। एंड आफ्टर दीज टू कम्स द पर्सनैलिटी एस्पेक्ट। तो पहले जो 2 पॉइंट्स है वो कंटेंट को मैटर करता है, जो तीसरा पॉइंट है वो पर्सनैलिटी को मैटर करता है। पर्सनैलिटी आप ग्रेजुअली डेवलप करते हो लोगों से इंटरेक्ट करके, एंड देन एट द इंटरव्यू बोर्ड यू नो कि आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है बिफोर द एस्टीम्ड पैनल ऑफ लर्नड पीपल एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और करेंटली सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स। तो वहाँ पे कैसे खुद को प्रेजेंट करना है वो आपके पर्सनैलिटी पे आता है। आप मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है, वो ये है कि आप कितने पोलाइट हो, हम्बल हो, एंड कितने ट्रस्टवर्दी हो, कितने ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंट हो या नहीं, करेजियस हो या नहीं, एंड वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं उनके लिए सेंसिटिव हो या नहीं। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जो कि बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। तो आपको लाइकवाइज अपने जो
क्वालिटीज़ हैं वैसे ही शेप करते रहना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज आई फील इज इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है वो मेंस के बाद शुरू नहीं होता, वो स्टार्टिंग मतलब जब आप यूपीएससी के लिए सोचते हो तभी से शुरू हो जाता है. एंड if you prepare well early about your personality, not about the content part but about your personality, then you can develop a very good personality which will be very appealing and very scoring for you in the examination. So whereas content is concerned, तो आई नो मतलब बहुत सारे लोग ये हम लोग सुनते हैं प्रिपरेशन टाइम में कि इन द इंटरव्यू कंटेंट डजेंट मैटर, ऑल दैट मैटर्स इज पर्सनैलिटी. बट व्हाट आई फील इज अ बिट अपोज टू दिस. आई फील कि जब वो हमें क्वेश्चंस पूछते हैं तो दे नीड अ कॉन्वर्सेशन. बट अगर हमें कॉन्वर्सेशन को फ्यूल करने के लिए हमारे पास कोई बात नहीं है, देन इट्स अ कॉन्वर्सेशन ब्रेकर. एंड जब ये चीज़ होता है तो इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन. तो दैट डजेंट मीन कि आपके आंसर्स को जज किया जा रहा है, या फिर दैट डजेंट मीन कि आपको आंसर पता है या नहीं, वो आपके नॉलेज को चेक किया जा रहा है. द थिंग इज आप कॉन्वर्सेशन को होल्ड कर पा रहे हैं या नहीं. तो अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं बना पा रहे हो तो दैट्स बिकॉज आपके पास उतने कंटेंट है नहीं. तो दैट्स व्हाई आई फील कि पर्सनैलिटी इज चेक्ड, बट टू शो आवर पर्सनैलिटी वी नीड कंटेंट, एंड फॉर कंटेंट वी नीड प्रिपरेशन. उसके लिए हम स्पेसिफिकली जो डैफ होता है एंड जो आर सब्जेक्ट्स, इन दोनों पे हम मेनी क्वेश्चंस बनाते हैं. एंड जो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं उसके जो काउंटर क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से a standard preparation can be let's say हम एक क्वेश्चन सोचते हैं एंड देन उस क्वेश्चन के काउंटर क्वेश्चंस टू द सेकंड और थर्ड लेवल क्या क्या हो सकते हैं वो प्रेडिक्ट करके उनके आंसर्स प्रिपेयर करते हैं. एंड वंस वी डू दिस एक्सरसाइज वी नो एग्जैक्टली कि हमें इंटरव्यू में मतलब हमारे पास इंटरव्यू के लिए एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड स्टेज रेडी होता है. तो व्हेन क्वेश्चन कम्स मोस्टली वो हमारे प्रिपरेशन कंटेंट से ही आते हैं. Then, should we give mock tests or not for interview? I feel कि mock tests are very essential, but be careful. Mock tests actual interview को represent नहीं कर पाता है. What I feel कि actual interview बहुत cordial, बहुत soothing होता है and they judge you keenly. मॉक टेस्ट में कभी-कभी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल सा लग जाता है कि वी नो कि अगर हमने आंसर्स नहीं दिया है एंड वी आर समवट नर्वस, देन वो एकदम साइट हो जाता है एंड क्लियर रिजल्ट निकल जाता है. ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट मॉक टेस्ट में पूछा जाता है तो वो भी एक्चुअल इंटरव्यू से डिफर करता है. एक्चुअल इंटरव्यू में कॉन्वर्सेशन बिल्ड होता है, बट मॉक टेस्ट में कई बार क्वेश्चन आंसरिंग हो जाता है. बट सेइंग सो मॉक टेस्ट हमें देना ही चाहिए. क्यों? बिकॉज मॉक टेस्ट देने से हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है. We are ready to face difficult questions and tricky questions which can come at times, and we are also able to handle critical situations when we are in a conversation. तो ये चीज़ें हेल्प करता है हमें ओरिजिनल इंटरव्यू में टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी रेसिलिएंट टू द क्रिटिकल सिचुएशंस. लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपको नहीं पता है, तब आप कैसे डील करते हो. ये सब चीज़ों में मॉक टेस्ट हेल्प करता है. तो आई फील कि मॉक टेस्ट आर एसेंशियल एंड वन शुड ऑल्सो गो फॉर वन-on-one सेशंस जहाँ पे आपके डैफ को बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है बाय लर्नड टीचर्स. तो वन-on-one सेशन एंड मॉक टेस्ट इन दोनों से काफ़ी हेल्प मिल जाता है. आई गेव अराउंड 5 मॉक टेस्ट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड अराउंड 7 मॉक टेस्ट इन माई सेकेंड अटेम्प्ट. या एंड ये था मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन. आई फील मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है. या जस्ट आई लाइक टू ऐड, आई थिंक आई मिस्ड इट, अबाउट माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन. मैंने जो नोट्स बनाया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आई हैड मेड फ्लैश नोट्स. लाइक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, तो उन 14 टॉपिक्स पे हर एक टॉपिक पे 1 पेज का 1 शीट का रादर 14 शीट्स के फ्लैश नोट्स बनाए हुए थे. एंड इट वाज कम्प्लीटली पर्सनलाइज्ड. मतलब मुझे जो टॉपिक्स पता हैं वो मैं ऐड नहीं करता था, जो टॉपिक्स मेरे लिए डिफ़िकल्ट थे उन टॉपिक्स पे ही पॉइंट्स एडेड थे. तो इन द एंड जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो आई हैड 14 शीट्स ओनली टू रिवाइज. तो इट वाज ईजी फॉर मी एंड आई थिंक दैट कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल हो या फिर
मैथमेटिकल ऑप्शनल हो, उसमें ये चीज़ें हेल्प करेगा। एंड एज फार एज बुक्स आर कंसर्न, मैंने स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो नहीं किया था। मैं ऑनलाइन जो फ्री कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं उनसे देख के ही प्रिपेयर किया था अपने ऑप्शनल को, एंड ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज नोट्स। एंड देन आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट जब मेरा मार्क्स पेपर 2 में ख़राब आया द- तो आई सब्सक्राइब्ड इन माई सेकेंड अटेम्प्ट टू नेक्स्ट IAS का जो पोस्टल स्टडी पैकेज होता है उसको मैंने सब्सक्राइब किया, एंड देन वहाँ पे मुझे बुक्स उनके जो होते हैं वो मिल गया था, एंड वो बुक्स से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुआ, एंड आई गॉट टू practice a lot. For practice, I followed previous year question, CACK and EACK. Both were helpful. CACK previous year questions somewhat easier होते हैं, and EACK जो previous year questions थोड़े difficult side पे होते हैं, तो doing both of them gives a complete perfect balance. एक और क्वेश्चन जो कि ये है कि मैंने मैथमेटिक्स चूज़ ना करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया था। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक तो मेरा डिग्री सब्जेक्ट था, एंड आई हैड डन माय डिग्री विथ डिसिप्लिन, तो मुझे उसके अच्छे आइडिया थे, एंड ऑलरेडी कॉलेज में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के वो कवर हो चुके थे, तो आई हैड टू रीड लेस when it comes to electrical engineering, and I had to complete the whole syllabus if I had chosen mathematics. Yeah, I think I don't have any more topic to discuss. सारे questions जो मैंने सोचे हुए थे वो सब डिस्कस कर लिया है, तो या आई एम ओपन टू डिस्कशन नाउ। मतलब अगर किसी को कुछ कमेंट्स हैं, किसी को कुछ इनके अलावा कुछ स्पेसिफिक जानना है तो दे कैन कमेंट। Yeah, okay. I think there are some questions. If I'll do BCom, is it compulsory to select optional for commerce? No, it is not compulsory कि आप अगर कुछ डिग्री सब्जेक्ट आपका कुछ है तो आप उसी को ही चूज़ करो। इट्स जस्ट दैट कि डिग्री सब्जेक्ट आपने अगर डिग्री अपने अच्छे से किया है तो इट हेल्प्स इफ़ यू चूज़ द ऑप्शनल एज द सेम। तो इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स कि वो कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। आई एम जस्ट सेइंग कि जस्ट डोंट इग्नोर अ टॉपिक अगर वो आपका डिग्री सब्जेक्ट है एंड आपने उसमें अच्छे से पढ़ाई करी है। यू टेक कोचिंग? आई डेंट टेक कोचिंग। मेरा इनिशियली जो फाउंडेशन वाला पार्ट है वो मैंने खुद से कंप्लीट किया था, एंड देन बिटवीन द प्रीलिम्स मेंस गैप मैंने वो रिवीजन क्लास 1 महीने का ज्वाइन किया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टेस्ट सीरीज़ दिए हुए हैं, एंड वो रिवीजन क्लास मैंने राउस का ज्वाइन किया था, एंड टेस्ट सीरीज़ मैंने दिए थे डिफरेंट कोचिंग्स के, एंड मॉक टेस्ट भी दिए थे डिफरेंट कोचिंग्स के। कितने आवर्स पढ़े प्रिपरेशन में? अगेन एज आई सेड कि कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था, बट ऑन एन एवरेज यू कैन से कि जब जब जॉब था तब 5 आवर्स होते थे ऑन एन एवरेज डेली, एंड व्हेन नॉट इन जॉब अराउंड 7 to 8 आवर्स ईजिली हो जाते थे, कभी कभी 10-11 तक भी स्ट्रेच हो जाते थे। डिड यू टेक कोचिंग क्लासेस एवर? सर आप एथिक्स के लिए कौन से बुक फॉलो किए थे? एथिक्स के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई बुक फॉलो नहीं किया था। अवध सिंघल सर का जो ब्लॉग है वो ब्लॉग से मैंने नोट्स एक्सट्रैक्ट किए थे, एंड वो जो रिवीजन क्लास मैंने किया था। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑलरेडी टोल्ड, आपका अटैम्प्ट कौन सा था? सेकंड अटैम्प्ट। सिलेबस कैसे समझे सर, और PYQ को कैसे एनालाइज करें? आई थिंक Raj Gamer, if you are here, I think I have answered this question कि सिलेबस को कैसे समझें एंड PYQ को कैसे एनालाइज करें। So how to read a book? Yeah, I think this is an interesting question कि हम बुक कैसे पढ़ेंगे।
खास करके जो सब्जेक्ट वाले बुक्स होते हैं। आई थिंक जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं होता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्टली यही होता है कि आपको लगता है सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देन इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स देयर विल बी अ लॉट टू राइट। तो व्हाट वन कैन डू इज़, अगर आप हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं तो फिर डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम योर फर्स्ट रीडिंग इटसेल्फ। आप हैंड रिटन नोट्स को थोड़ा सा सेकेंड आइटरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट रिविजन के अराउंड स्टार्ट कर सकते हैं। दैट वे यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू एनालाइज कि क्या चीज़ें आपके नोट्स के अंदर जाना चाहिए, क्या चीज़ें आपके नोट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। एज फार एज माई प्रिपरेशन वॉज कंसर्न, मैंने बुक में अंडरलाइन करके प्रिपरेशन किया था। तो आई स्टार्टेड इट फ्रॉम माई फर्स्ट रीडिंग एंड तो बुक्स में अंडरलाइन करने के लिए आई डेंट हैव टू डू मच एंड लाइक जब जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने पेंसिल में अंडरलाइन किया एंड देन आई वुड इरेज द थिंग्स जो बाद में लगा कि नहीं इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आई जस्ट अंडरलाइंड इट, तो उसको इरेज कर देता था। एंड इफ़ आई हैव सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू राइट, मैं बुक में ही पेन में या फिर पेंसिल में कहीं साइड पे ऐड कर देता था पॉइंट्स। तो ये था मेरा बुक के रीडिंग का अप्रोच। सर, हाउ टू मेक स्टडी प्रोडक्टिविटी। Okay, just a minute. Okay, so how to make study productivity? Study productivity के लिए I think you have to have a clear goal in mind. मतलब जब जब मेरी एफिशिएंसी कम हुआ है तब मैंने ये किया था कि मैं नोट कर देता था कि नेक्स्ट डे मुझे ये चीज़ एग्जैक्टली कंप्लीट करना है विथ कंप्लीट कैलकुलेशन, कि मतलब बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट भी नहीं होता था एंड बहुत ज़्यादा ऐसे अंडर अचीविंग टारगेट भी नहीं होता था। तो वो टारगेट को फिर जब वो टारगेट प्रैक्टिकल होता है ना, तो यू आर बाउंड टू कंप्लीट दैट टारगेट, एंड वो जो एफर्ट है वो मुझे हेल्प करता था टू रिमेन प्रोडक्टिव इन माई स्टडी। हाउ टू डील, आई थिंक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो नेचुरली एक क्रिएट हो जाता है, खास करके जब हम सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ हैं, सोशल लाइफ से ही कट ऑफ हैं, तो हमको चारों तरफ से एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। एंड इट मैटर्स व्हेन वी आर एट आवर लो पॉइंट्स। मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम खराब हो गया या फिर तब वो क्रिएट करता है। तो व्हाट वी शुड डू इज़, आई फील इज़ कि हमें सोशली एक्टिव रहना चाहिए एंड वी शुड हैव इट इन आवर कंट्रोल। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, अपने जो क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात कीजिए। तो दिस वे यू विल नॉट बी इन अ डिप्रेस्ड मूड इन एनी टाइम, एंड जब आप अपने लो पॉइंट्स में होंगे तब यू विल हैव पीपल अराउंड यू टू टॉक टू। सम सिलेक्टेड से I have completed faculty in 30 days, history in 40 days. Is it possible as we to read as we revise and how much time to take? ओके, सो आई थिंक जब आपको ऐसा कुछ मिलता है ना तो मेक योर ओन रियलिस्टिक कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिलीजेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो इन 1 आवर यू कैन कंप्लीट 10 पेजेस ऑफ स्पेक्ट्रम और 10 पेजेस ऑफ लक्ष्मीकांत। 10 पेजेस क्यों, 20-25 तक भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना डेज लग जाएंगे वो कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। एंड जैसे मेरा अप्रोच हो गया, मैं बुक में अंडरलाइन करता था तो मुझे अलग से नोट्स लिखना नहीं पड़ता था, तो वहाँ पे टाइम कट हो जाता था। सो जितना टाइम मुझे पढ़ने में लगता था उतना टाइम मुझे नोट्स भी वो अंडरलाइन करने में लग जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो कंप्लीट टाइम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल रेफर कि मेरा 30 डे में पॉलिटी कंप्लीट हो गया या फिर 40 डे में हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। बिकॉज इन माई सिचुएशन ऑल्सो मैंने 2020 एंड में शुरू किया था अपना प्रिपरेशन एंड आई हैड टू गिव द प्रीलिम्स इन मई और जून 2021। तो वो अराउंड 6 महीने का गैप था मेरे पास। तो 6 महीने के अंदर मुझे टेस्ट भी लिखने हैं, रिविजन भी करना है, तो मुझे 3-4 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट करना था। तो मेरा भी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट इसी लाइन में गया था।
बट सेइंग सो दिस इज़ कम्प्लीटली पर्सनल। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इट डजेंट मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज आप कितने अच्छे से समझ रहे हो, कितने अच्छे से अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर रहे हो, सो दैट यू आर एबल टू रिटेन इट प्रॉपरली एंड यू आर एबल टू रिवाइज इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। स्पेक्ट्रम में तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उन्हें कैसे याद किए थे आप? देखिए, स्पेक्ट्रम में आपको सारे फैक्ट्स, स्पेक्ट्रम क्या, फॉर दैट मैटर कोई भी बुक में आपको सारे फैक्ट्स याद रखने ही नहीं है। इनफैक्ट बहुत से कम फैक्ट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको याद रखने हैं। आपको करना क्या है कि आप जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसके PYQs लगाओ साथ में। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट है, क्या चीज़ पढ़ना है, बिल्कुल फैक्ट्स पढ़ना भी है या नहीं। ये चीज़ को आइडिया आपको खुद ब खुद लगता जाएगा। एंड जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कीजिए या फिर अपने नोट्स में लिखिए। फिर आपको बाद में फील होता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पॉइंट था, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप मिटा दीजिए या फिर काट दीजिए। सो इट्स अप टू यू, बट आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा विथ PYQ एंड सिलेबस कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्सेस फॉर GS पेपर 2, GS पेपर 2 पॉलिटी लक्ष्मीकांत, इंटरनेशनल रिलेशन वाज फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड गवर्नेंस। ओके, गवर्नेंस भी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर एंड लक्ष्मीकांत, या दैट्स इट। एंड इन सब के अलावा जो राउज का मैंने रिविजन क्लास फॉलो किया था। सर योर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इन okay, yeah, I will share. Before that, mark distribution, I'd say in my first attempt, I'll just check to give the perfect answer. मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मेरा एसए में 108 था फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में वो 129 हो गया। जनरल स्टडीज़ 1 में 96 था, 105 हुआ। GS पेपर 2 में 111 था, वो 121 हुआ। GS पेपर 3 में 83 था पहले, 81 हो गया। GS पेपर 4 में 110 था, वो 101 हो गया। इलेक्ट्रिकल में दोनों पेपर मिला के 237 था, वो 285 हो गया। एंड इंटरव्यू में 187 से 168 हो गया। आई थिंक दैट्स द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आई वुड से कि डोंट सब्सक्राइब एनीथिंग फ्रॉम दिस, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ इन्फर करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट कि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिफरेंसेस थे। लाइक आई हैड टू इम्प्रूव माई ऑप्शनल, तो ऑप्शनल में कम मार्क्स थे एंड वहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से ये चीज़ें फेच करने की कोशिश कीजिए, नॉट दैट कि लाइक ये पेपर स्कोरिंग है या फिर इसमें कम पढ़ना है, इसमें ज़्यादा पढ़ना है। Contact, yeah, to contact me I have made a Telegram channel. I don't know if I can share it, type it. Okay, so what I'll do is I'll just name the Telegram channel. It is SRD 136, SRD 136 टेलीग्राम चैनल है, t.me/SRD 136। तो आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। सर क्लास 11 में यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। आई थिंक आई डू ऑनेस्टली थिंक कि आपको ग्रेजुएशन तक तो इतना ज़्यादा प्रिपरेशन के अंदर घुसना नहीं चाहिए। एटलीस्ट ग्रेजुएशन इंटर कीजिए एंड अगर आपको इतना अर्ली प्रिपेयर करना भी है तो फिर सेकेंड ईयर के अराउंड शुरू कीजिए। बट आई डोंट थिंक मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरी भी है, बिकॉज ये जो जर्नी है ना, ये थोड़ा सा फिजिकली ड्रेनिंग भी है। तो आप जितना ज़्यादा इस जर्नी में रहेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को ड्रेन एंड खुद के मोटिवेशन को मतलब ड्रेन आउट करते रहेंगे। सो इट्स वाइज कि आप लास्ट के मतलब इन माय ओपिनियन जो आइडियल टाइम है वो ये है कि आप लास्ट ईयर में शुरू करें। एक साल आप पढ़ाई कीजिए एंड देन ग्रेजुएट होते ही आप एग्ज़ाम दीजिए। दैट वुड बी द अर्लीस्ट अटेम्प्ट यू कैन गिव एंड वो सफिशिएंट भी होगा। बट उससे ज़्यादा करने से आप
आपका जो प्रिपरेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा एंड देन इट विल जस्ट एड अप टू द पेन। हाउ टू कवर सोसाइटी। सोसाइटी में जेनरिक पॉइंट्स होते हैं, लाइक जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। वुमेन हो गया, कास्ट हो गया, कम रिलीजन हो गया, ये जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस से आप कीवर्ड्स फेच कीजिए। सिलेबस में इजीली वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपको जो सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उन कीवर्ड्स को फेच करके उन पे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उन पे अपने वैल्यू एडिशन पॉइंट्स प्रिपेयर कीजिए। एंड देन न्यूज़पेपर ऑल्सो हेल्प्स इन सोसाइटी। तो इन तीनों चीज़ों में जो मिक्स्ड रिजल्ट्स आता है वो आपको हेल्प करेगा। अगेन सोसाइटी के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें आपको दूसरे जीएस के पॉइंट्स भी हेल्प करते हैं, लाइक कुछ गवर्नेंस रिलेटेड हो गया, फिर कुछ फैक्ट्स फिगर्स हो गया, कुछ इकोनॉमी रिलेटेड हो गया, तो उनके पॉइंट्स भी आपको सोसाइटी में हेल्प कर देते हैं। तो हैव अ ब्रॉड माइंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी टॉपिक, तो उससे क्या होगा कि आपको दूसरे सब्जेक्ट से भी हेल्प मिल जाएंगे। हाउ टू एनालाइज PYQ। PYQ आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप ये अंडरस्टैंड करो कि किस टॉपिक पे किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ वो क्वेश्चन का कोर डिमांड क्या है। लाइक मतलब सेम क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। बट वहीं अगर क्वेश्चन ये होता है कि हाउ साइबर सिक्योरिटी अफेक्ट्स द वुमेन इन इंडिया, ये बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन है कि हाउ एन एस्पेक्ट इज अफेक्टिंग डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे एक तो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना ज़रूरी है, विमेन के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन उसके लिंक के बारे में पता होना चाहिए। सो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा रिलेवेंट है। एंड यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब यूपीएससी के जो क्वेश्चंस ही होते हैं वो इसी टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं। सो यू नीड टू सी दिस, ये जो इंसाइट है ये चीज़ आप खुद डेवलप करो, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते वक्त ये भी आपको हेल्प मिलता है कि मतलब बुक्स के कौन से टॉपिक्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। अब एक बार ये चीज़ें हो गया तो सिलेबस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको खुद से सॉल्व भी करना है, बिकॉज मेनी टाइम्स टॉपिक्स थीम्स वो रिपीट होते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, मेनी टाइम्स आपको जब वो रिपीट करते हो, वो क्वेश्चन आप खुद से लिखते हो, तो आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप हो जाता है। हाउ टू डिकोड सिलेबस एंड हाउ टू रिलेट, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस कि हम सिलेबस को डिकोड कैसे रिलेट टू PYQ। आप सिलेबस को डिकोड करते हो जब आप इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आपके पास सिलेबस इज जस्ट सम इंग्लिश वर्ड्स, तो उनको एज उनका लिटरल मीनिंग समझिए, एंड उससे अपने जो पढ़ाई के कॉन्टूर्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ तक मुझे पढ़ना है थ्योरी। एंड देन वंस दीज थिंग्स आर डन, तो PYQ लगाइए। PYQ लगाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि किसी एक टॉपिक से यूपीएससी क्या क्या चीज़ें पूछना चाहता है, एंड वंस यू नो दैट देन यू कैन से कि अगर यूपीएससी मुझे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछना चाहता है तो सिलेबस में किस तरीके से उसने उस चीज़ को प्रेजेंट किया था, उस डिमांड को प्रेजेंट किया था, तो वहाँ से आप सिलेबस को भी डिकोड करने में हेल्प होगा एंड आपको PYQ समझने में भी हेल्प होगा। हाउ टू कवर करंट ओके, आई थिंक 2 क्वेश्चंस लगातार हैं विच हैज़ द सेम आंसर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मंथली मैगजीन किया था विजन का, एंड वो प्रॉपर रिलीजियसली फॉलो किया था एंड उसके नोट्स भी बनाए थे मैंने, एंड इसके अलावा न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एनालिसिस डेली, ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में मंथली मैगजीन बंद हो गया एंड बस न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एनालिसिस डेली। आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। एंड न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा था वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वीडियो में। या लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट आते हैं ड्यू टू बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस, एक परसेप्शन है कि ओके, सो व्हाट आई कैन टेल इज़, मतलब मेरा खुद का IIT बैकग्राउंड है, सो आई मे नॉट बी very credible person to answer this question, but what I know and understand is कि बहुत सारे टॉपर्स हैं ऐसे, जुनैद अहमद सर हो गए,
जिनके एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहे थे, एंड येट ही हैज़ स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल। तो इट डजेंट मैटर आपके प्रीवियस एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या थे, ऑल दैट मैटर्स इज आप एक गुड स्टूडेंट हो सकते हो या नहीं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय गुड स्टूडेंट, आप कॉन्सेंट्रेशन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन दे सकते हो या नहीं टू दिस प्रिपरेशन, क्योंकि ये डिमांड वही करता है। तो बस अगर आप उतना डिसिप्लिन दे पा रहे हो, देन इट इज़ गुड फॉर यू कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। एंड आपका जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होता है वो ना तो आपके इंटरव्यू में मैटर करता है, ना ही आपके प्रिपरेशन जर्नी में मैटर करता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ अ फ्रेश स्टार्ट एंड फुल हार्ड वर्क देना है विथ प्रॉपर स्ट्रेटजीज। सोर्स फॉर एनवायरनमेंट अगेन मैंने करंट अफेयर्स कवर किया था। सी लाइक आई थिंक आई शुड गिव अ डिस्क्लेमर हियर, मैं पर्पसफुली जो सोर्सेस हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लाइक कंप्लीट चीज़ें। इट इज़ बिकॉज मेरे काफ़ी सारे सोर्सेस थोड़े से एड हॉक हैं, लाइक जैसे इन्वायरमेंट हो गया, वो मोस्टली न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से, उससे कंप्लीट किया है मैंने। एंड कुछ कुछ बेसिक्स मैंने यूट्यूब फ्री वीडियोस से देख लिया है। सो इट्स नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, एंड हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़, आप कोई भी दूसरे टॉपर्स के बुक लिस्ट देख लीजिए, मोर और लेस बुक लिस्ट सेम ही रहते हैं, एंड देन मेक योर चेंजेस जो कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्टिंग करते वक्त बुक लिस्ट चेक किया था, एंड आई फेल्ट कि हाँ, स्पेक्ट्रम इज़ अ गुड बुक, आई शुड रीड इट। मैंने स्टार्टिंग में कुछ कुछ पढ़ा था, एंड आई फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट द बुक, एंड आई कंटिन्यूड इट। सेम गोज़ फॉर लक्ष्मीकांत, बट मैंने एनवायरनमेंट के लिए दूसरे सोर्सेज फॉलो किए, लाइक यूट्यूब वीडियोज़ हो गया, एंड मैंने आर्ट एंड कल्चर का अलग से डिटोर लिया। एंड वही था, लाइक आई यूज टू चेक कि क्या चीज़ें, क्या बुक्स, क्या नोट्स मेरे लिए फेवरेबल हैं, एंड दैट वे आई यूज टू कवर इट। सो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी टॉपर का आप देख लो बुक लिस्ट, एंड देन अमेंड इट टू योर ओन। सेम गोज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट आई couldn't get it on the final list. मेरा मार्क्स ओवरऑल 932 था आफ्टर इंटरव्यू, which was 20 short of the cut off mark for unreserved. Yeah, any more questions? Okay, I think we can close the discussion over here, and by doing so I really thank okay, just last question, can you give a timeline for preparation? Okay, so I have already shared the timeline in the video. I mean, जब ये वीडियो पब्लिश होता है, you can चेक द टाइमलाइन, मतलब मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। आई थिंक वापस से बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। एंड कैन वी स्किप मंथली मैगज़ीन? हाँ, आई थिंक जब आप मंथली मैगज़ीन कर रहे हो ना, तो डू इट डिलिजेंटली। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बुक जो आप कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली करो। मतलब ये मत कीजिए कि आप 2 महीने कर रहे हैं, फिर 1 महीना छोड़ रहे हैं, फिर 2 महीने कर रहे हैं। दैट डज़न्ट सर्व द पर्पज़। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप मंथली मैगज़ीन कीजिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, देन ऑल्सो आप कुछ और तरीके यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीटी 365 हो गए, जो विज़न के आते हैं, या फिर जो रिवीजन क्लासेस होते हैं उनमें भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के टॉपिक्स बताते हैं। सो ऑल दैट मैटर्स इज़ हाउ यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चंस दैट आर अबाउट द करंट डीलिंग्स ऑफ द नेशन। सीसेट कितने दिनों में कैसे प्रिपेयर करें? अगेन आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन अबाउट सीसैट कितने दिनों, आई थिंक डेली आपको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि यू आर एबल टू कवर ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑल द डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। एंड अगेन इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन आप सीसैट को एज मैथमेटिक्स या रीजनिंग पेपर मत देखिए, आप उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वे में भी
कंसिडर कीजिए, बिकॉज nowadays maths question are getting difficult and you should be able to strategize your exam day approach. ठीक है. So my contact, I had shared it earlier, I'll share it again. टेलीग्राम का चैनल है मेरा t.me/srd136 srd136, मतलब चैनल का नाम स्वामी रंजन दास होगा, तो यू कैन check it in Telegram. Last question is how to prepare during engineering. Okay, I had my engineering degree and कोविड ब्रेक की वजह से थोड़ा सा टाइम मिल गया था. सो इट्स ऑल अबाउट यू मैनेजिंग योर टाइम. अगर आप इंजीनियरिंग में टाइम निकाल पा रहे हो, एंड मोस्टली फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स की वजह से टाइम निकल जाता है, अगर आप थोड़ा सा बैलेंस कर पाओ तो, लाइक योर एन्जॉयमेंट टाइम एंड योर स्टडी टाइम, उसको अगर आप मैनेज कर पाओ तो आपके पास टाइम निकल जाता है. सो जस्ट यूज़ द टाइम केयरफुली एंड इट विल वर्क. मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर आप जॉब ज्वाइन कर लिए तो आपके पास 5-6 घंटे होंगे मैक्स टू मैक्स दिन के पढ़ने के लिए, एंड अगर आप जॉब ज्वाइन नहीं करते हो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड उन प्लेंटी ऑफ टाइम में से दिन के 8 घंटे निकालना इज़ नॉट अ बिग डील. सो just know that you can take out time. I think that will help. Yeah, so I think we won't take any more questions. Already थोड़ा time exceed हो चुका है, तो we'll end the live chat here, and I'll like to thank UPSC time to give the opportunity to talk live with other aspirants and share my approach, strategy and all with everyone. I hope this talk helps others and to crack the examination, and even if one or two person gets benefited from this talk, I think my work was good. So all the best to everyone who is hearing this session, and please do give your efforts properly. Please do take proper strategy. Please course correct yourself whenever you're wrong, and most important than anything else, always have faith and always do your hard work. So yeah, thank you so much. I'm going to end this live.